सल्तनतकालीन इतिहास था, वहां घुमंतू लोगों ने लड़ाई लड़ी। मुगलिया सल्तनत आए तब लड़ाई लड़ी गई। उस समय जो घुमंतू समुदाय के लोग होते थे उनको महाराणा प्रताप के समय जो है सेना में रखा गया था। इसके अलावा मराठा लोग भी जो थे वे भी अपनी सेना में घुमंतुओं को रखते थे, क्योंकि घुमंतू समुदाय आदिवासी था, बर्बर समुदाय था। आदिवासियों को बर्बर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं, और शिकारी जो होता है वो हर बर्बर स्थिति में अपने जीवन यापन के संघर्ष को लेता है। उनके पास भोजन के लिए जो भी वो सीमित संसाधन होते थे उस हिसाब से अपना जीवन जीते थे, तो उनको किसी की भी हत्या करने में ज्यादा संकोच नहीं होता था। लेकिन जो सभ्य समाज बोलते हैं वो लोग, एक्चुअली हम उसे शब्द नहीं बोलेंगे, मुख्य धारा थे, मुख्य धारा के लोग थे, उनके पास खाने के लिए और कोई साधन थे जैसे शाकाहार है, और वो कहीं ना कहीं और चीजों से जुड़े होते, तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। घुमंतू समुदाय धीरे धीरे लड़ता रहा और बर्बर रहा, और वो वफादार भी रहा। बर्बर के साथ साथ जिस राजा के लिए वो लड़ते थे, सैनिक थे, वो कहीं ना कहीं अपने राजा के प्रति वफादार थे। अब बात आती है कि राजा और फिर ब्रिटिश कंपनी का आना है। ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे आई, सैनिकों को और जो घुमंतू समुदाय थे उनको इसके फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि फर्क पड़ता था विदेशी कंपनियों का राजाओं पे। धीरे धीरे विदेशी कंपनियों ने राजाओं पर जो कब्जा किया, उनसे सैनिक छीने, उनसे जमीनें छीनी, उनसे संधियां की, उससे राजा कहीं ना कहीं उन्होंने समझौते करना शुरू किए। जहां राजाओं ने समझौते करना शुरू किए, वहीं पर एक घुमंतू समुदाय ने क्या किया, अपनी एक्टिविटी क्या की, गोपनीय एक्टिविटी। गतिविधियां कैसी होती थी? एक राजा के संबंध में दूसरे राजा तक अगर संदेश पहुंचाना हो तो ब्रिटिश कंपनी वॉच ना कर रही है, देख ना रही हो, तो वो क्या करते थे, अपने राजा को बचाने के लिए दूसरे राजा से सहायता लेने के लिए गुप्तचर का काम करते थे। इसके अलावा गोपनीय तरीके से गोरिल्ला युद्ध भी लड़ते थे। तो अंग्रेज लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हुए, तो उन्होंने ये कहा कि ये कौन लोग हैं, इनकी एक सूची बनाई जाए। जैसे ही उनकी सूची बनाई गई तो उनको सूचीबद्ध कर दिया गया और उनको बोला दे आर क्रिमिनल, ये क्रिमिनल है। और क्रिमिनल को उन्होंने बोला ये आदिवासी है, तो उन्होंने कहा क्रिमिनल ट्राइब। और 12 अक्टूबर 1871 को उनको क्या किया गया, एक सूची बना दी, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो पढ़ाया गया, अभी बताया ना कि किताबों में बहुत कुछ छुपाया गया। इतिहास ये बोलता है कि जो 1857 की क्रांति में चुनिंदा लोगों के नाम लिए गए, लेकिन हजारों लोगों के नाम दबा दिए गए, क्योंकि उनके पास कलम नहीं थी। उन आदिवासियों के पास लिखने के लिए कलम नहीं थी, और उन्होंने 1857 की क्रांति में पूरी तरीके से भाग लेके अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, 12 अक्टूबर 1871 को उनको सूचीबद्ध करके उनको पुनर्तय कर दिया। और ब्रिटिश पुलिस को, अब ब्रिटिश में कंपनी में फर्क भी कौन सी थी, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी खत्म हो गई 1857 को, आपका ब्रिटिश शासन आ गया। और ब्रिटिश शासन ने क्या किया, पुलिस की व्यवस्था थी वो ब्रिटिश क्राउन की आ गई, क्राउन ने क्या किया, इन सबको जेल में डाल दिया। एक्ट आ गया, एक्ट के बाद सारे लोग जेल, परिवार सहित जेल। 12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे जेल में पड़े हुए हैं, पत्नी जेल में पड़ी हुई है, जो बुजुर्ग लोग थे वो भी जेल में पड़े हुए हैं, कुछ लोग बाहर से सहायता कर रहे हैं। इस तरीके से उनकी पूरी पीढ़ी जो आपकी समुद्र के बीचों बीच, इनको जेल भी कौन सी दी जाती थी, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक थे, तो इनको जेल भी कौन सी दी गई, जो समुद्र के बीचों बीच होता, कि ये वापस ना आ सके। सोचिए ये कितने वीर शूरवीर योद्धा थे, जिनसे अंग्रेज डरते थे, लेकिन जिन्होंने समझौते किए, वो अपनी किताबों में स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखते हैं कि हमारे लोगों ने 1857 की क्रांति में लड़ाई लड़ी, हम राजा थे, पर हकीकत में जो राजा थे वो जेलों में पड़े रहे। वो नहीं हार माने, ना वो मुगलों से डरे, ना सल्तनत से डरे, ना अंग्रेजों से डरे, वो बेचारे क्रिमिनल हो गए। धीरे धीरे उनकी संघर्ष चलता रहा, गांधीवाद आंदोलन भी आया, उस आंदोलन में भी इनकी छवि को बिल्कुल छुपा के रखा गया, क्योंकि ये जेल में थे, ये कुछ नहीं कर सकते। जो लोग करते थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। फिर जाके भारत जब आजाद हुआ, इनको तो पता ही नहीं चला कि देश आजाद हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे जेल में थे, कुछ लोग भाग गए थे, जंगलों में थे। देश आजाद हो गया तो सरकारों ने ये कहा गया कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाओ कि हम आजाद हो गए, ये कहा गया। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि हम आजाद हो गए, आपको पता ही नहीं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने हुए थे।
जेलरों से पूछा किस किस के क्या क्राइम है वो बताएगा। बहुत सारे लोगों के क्राइम बताए गए, तो उन्होंने जेलों का निरीक्षण करके बहुत बड़ा ऐसा समुदाय पाया जिनका कोई अपराध नहीं था। अपराध क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये उनका अपराध था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ये अपराध थोड़ी ना, ये कौन सा अपराध है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? क्या किया था? बोले क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लगा था। तो बोला क्रिमिनल ट्रायल एक्ट किस वजह से? बोले अंग्रेजों से लड़ते थे इसलिए, ये क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल है। तब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम इस एक्ट को खत्म करेंगे। जब ये एक्ट पार्लियामेंट में खत्म हो चुका था और आपकी अयंगर कमेटी पहली बार जो सूचीबद्ध की, अयंगर कमेटी ने बताया ये जातियां क्रिमिनल ट्रायल में हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा और रिपोर्ट आज भी पीडीएफ की आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको अयंगर कमेटी मिल जाएगी पीडीएफ में। पूरी कमेटी की रिपोर्ट बुक वगैरह की हुई, इसमें सारी जातियों के नाम, उनके कार्य, उनकी गतिविधियां, उन्होंने क्या किया, सब दिया हुआ है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्रिमिनल ट्रायल एक्ट को 31 अगस्त 1950 के समथिंग में उन्होंने उसको खत्म किया। लेकिन 52 में ये पूरी तरीके से जब सरकार आई तब उन्होंने पहली संसदीय सरकार में आते इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जब वो साइन कर गए थे वल्लभ भाई पटेल, उसी समय इनको क्रिमिनल ट्रायल हटा दिया गया। ये तो इतिहास हुआ। अब हम धीरे धीरे उससे वर्तमान पे आते हैं। एक उदाहरण दे रही मैं आपको, जो आपको मैं चाहूंगी कि विधानसभा में ये बात उठे। सोनू चोर नहीं है। अब आप शब्द सुनिएगा, सोनू चोर था, सोनू चोर नहीं है। लेकिन शब्द फिर भी जुड़ रहा है, चोर नहीं है। क्यों नहीं कहा कि वो निर्दोष है? ये क्यों कहा जा रहा है कि अब वो चोर नहीं है? यानी क्रिमिनल ट्रायल एक्ट हटाने के बाद हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट को लाया गया। कुछ सरकारों ने उसको खत्म कर दिया गया, कुछ सरकारें खुल के बोलती हैं, कुछ सरकारें आज भी गोपनीय तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट का प्रयोग करती हैं। और वो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट यानी आदतन आपराधिक कानून विमुक्त घुमंतुओं पर आज भी पुलिस प्रशासन में गोपनीय तरीके से प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। जातियों का नाम लेकर पढ़ाया जाता है। मैंने कई पुलिस अधिकारियों से बात की है, वर्तमान में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे भी मेरी बात होती है। वो कहते हैं खुले दबे शब्दों में भी कहते हैं, खुल के बोलते हैं हाँ हमें जातियों के नाम बताए जाते हैं और कहा जाता है कि ऐसी जातियों को आप ध्यान रखिएगा ये अपराध करती हैं। तो क्या ये सही है? हम उनको जब पुलिस वालों के दिमाग में ये चीज भर रहे हैं कि ये जातियां होती है, तो जाहिर सी बात है उन्हें अगर वास्तविक अपराधी नहीं मिलेगा तो वो उन्हीं को ही पकड़ के उसमें जेल में डालेंगे। अब बताइए, जैसे ये हमारी बहनें बैठी हैं, इनके पास क्या जमानत के पैसे होंगे? इनका बच्चा किस केस में जेल में चला गया इनको पता ही नहीं होगा। ये तो ये सोचेंगे शायद मेरे बच्चे ने अपराध कर लिया हो। ये कहाँ आईजी, डीआईजी और गृह मंत्रालय के चक्कर काटेंगे? एक पूरी कौम पे इस बच्चे के अगर इनके किसी बच्चे पे एक्ट लग जाए, गुंडा एक्ट लगा दिया, कोई भी लगा दिया, जिंदगी में वो कभी आगे स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा, कॉलेज नहीं जा पाएगा, नौकरी नहीं लगेगी उसकी। ये तो क्रिमिनल की बात हो गई। अब बात आती है इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है वर्तमान में। वर्तमान स्थिति यह है कि जो दिमाग में पहले बना है, हमने कहा सोनू चोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चोर सब जुड़ा हुआ है। विमुक्त घुमंतुओं को लेके अगर चीजें सुधर जाती तो आज आ जाती कि इतने साल हो गए। क्या प्रतिनिधित्व है उनका आर्थिक रूप से, क्या प्रतिनिधित्व है उनका राजनीतिक रूप से, और क्या प्रतिनिधित्व है उनका सामाजिक रूप से। आर्थिक और सामाजिक की बात इसलिए कर लेते हैं कि चलो राजनीति में कहेंगे नहीं भाई सीटें ही 545 है, उस पर इतनी लड़ाई हो रही है, ये कहाँ घुसेंगे? ये तो वैसे स्कूल भी नहीं जा रहे इनकी काम। मैडम कहाँ आप इनकी 545 में घुसाने की बात कर रही है संसद में? पहले स्कूल की तो व्यवस्था हो जाए। 545 छोड़ दीजिए, हम तो बात कर रहे हैं सामाजिक आर्थिक की। सामाजिक रूप से ही उठा ले, शिक्षा, रोजगार और आपके जो सामाजिक स्थिति, सार्वजनिक मंचों पर उनको बराबरी से बिठाना, उनके प्रति वो मार्मिक स्थल रखना जो आप अपने परिवार के प्रति रखते हैं। अगर हम उनको ये कह दें कि दे आर इक्वल, हम बराबर है, समान है, न्याय बराबर है, तो वे अपने आप उठेंगे। पौधे फल तब देंगे जब हम उन्हें पानी, खाद समय समय पर देंगे। वर्तमान स्थिति है कि सामाजिक आर्थिक रूप से शून्य है।
इनके तो घर भी नहीं है, इनके पास तो प्रमाण पत्र नहीं है, ये भी साबित नहीं कर सकते कि इस देश के नागरिक हैं। कुछ नहीं है इनके पास। अगर ये SIR में भी आ गए तो इनका तो नाम ही हटा दिया जाएगा। फिर कानून ये आ जाएगा कि ये लोग तो पता नहीं कौन से देश से आए हुए हैं। कम से कम ग्वालियर का ही मैं बता दूं कि जितनी जनसंख्या है, अगर इनमें से हम विभक्त विभक्ति पे निकाल दें तो कम से कम हमारे ग्वालियर से शायद 20,000 लोग ही नागरिकता से चले जाएंगे। 20 से 25,000 भी जा सकते हैं। और ये बहुत फर्क पड़ता है वोटिंग पर भी और सामाजिक पृष्ठभूमि पर। भविष्य जब वर्तमान ही सही नहीं तो भविष्य की उनके साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी एक उम्मीद लगाना चाहेंगे, सांसद महोदय जी बोल के रहे हैं, भविष्य की बस हम एक ही संकल्पना लेके चलना चाहते हैं। अगर इलाके कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है तो लागू तब होगी जब हम उसको विधानसभा और संसद में इस मांग को उठाएं कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ। अगर हम उस बात की करते हैं तो इलाके कमीशन की रिपोर्ट चर्चा होने के बाद यदि वो लागू भी होती है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भी, तो भी इन जनजातियों का बहुत भला हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो स्टिग्मा है कि आपराधिक कहना बंद कर दें, क्योंकि आज भी मीडिया और अखबार इनके पीछे पड़ा हुआ है। गिरोह लिखता है, फांसी गिरोह, कालवेरिया गिरोह, बावरिया गिरोह, ऐसे गिरोह कहकर उनको बुलाया जाता है। तो मीडिया में जो अन्य समाज के लोग हैं वो इन समाज को एक स्टिग्मा बताते हैं कि ये क्रिमिनल, और वो वही वापस चले जाते हैं। 1871 वाले इतिहास आ जाता है कि ये वही अपराधी है, ये कभी नहीं सुधर सकते। क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न यही पे लगता है। भविष्य की बात यही है कि अभी तो हम सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद लेके चल रहे हैं, फ्यूचर में क्या, भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन छोटी सी एक उम्मीद है। इलाके कमीशन के लिए मैं बात कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जीतन भाई साहब को फिर से माइक देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।